नमस्कार। आज मनोदशा विकार एवं आत्महत्या इकाई 4 खंड 2 से बात करना प्रारंभ करेंगे। मनोदशा विकार की विवेचना से पूर्व मनोदशा एवं संवेग शब्दों के मध्य जो अंतर है ना, उसको हम लोग जान लेते हैं। संवेग बहुत कम समय तक रहने वाला वो प्रभाव है जिसका कारण हमें पता होता है, जबकि मनोदशा लंबे समय तक रहने वाला वो संवेग होता है जिसका कोई स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं। संवेग अलग अलग हो सकते हैं, जैसे खुशी, गर्व, क्रोध, दीनता, दुख आदि, जबकि मनोदशा जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक होती है। मनोदशा विकार किसी भी मनोदशा में गंभीर परिवर्तन लाता है जो व्यक्ति को कष्ट और काम न करने की ओर ले जाता है। मध्य मनोदशा जो है वो विक्षिप्तता मनोदशा विकारों को लाता है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन अपने जीवन में अपनी मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, वो मनोदशा विकार के भिन्न भिन्न रूप देखने को भिन्न भिन्न व्यक्तियों में मिलता है। ये भिन्नता की डिग्री जो है वो अलग अलग होती है। ये संवेगात्मक प्रकार के अनुभव भी के आधार पर भी हम देख सकते हैं। मनोदशा विकार में बीमीय उपागम के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग दुख के दौर से सामान्य होकर वापस चले आते हैं, जबकि मनोदशा विकार में लोग ऐसा नहीं कर पाते। प्राय एक व्यक्ति कुछ समय पश्चात सामान्य अनुभव करता है। ये लोग जो मनोदशा विकार के होते हैं, ये लोगों की अपेक्षा इनकी मनोदशा पर अधिक नियंत्रण का अनुभव ये करते हैं। मनोदशा विकारों को एक ध्रुवीय एवं द्विध्रुवीय विकार में विभाजित किया जाता है। द्विध्रुवीय विकार पहले उल्लास विषाद के नाम से जाना जाता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि मनोदशा विकृतियां एक ध्रुवीय हैं, जिसको मनोदशा कहा जाता है। द्विध्रुवीय मनोदशा को विकार कहा जाता है। एक ध्रुवीय मनोदशा विकार में व्यक्ति अत्यधिक उत्साही विषाद का अनुभव करता है। एक ध्रुवीय मनोदशा विकार के प्रकारों में मुख्य विषाद जो प्रकार है उसको नैदानिक विषाद एवं निरंतर मनोदशा विकार DSM-5 में इसको कहा गया है विषण मनस्तता। विषादी लक्षणों की तीव्रता एवं समय काल के आधार पर एक ध्रुवीय मनोदशा विकारों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार विकार जिसको MDD कहते हैं, निरंतर मनोदशा विकार। प्रमुख विषाद विकार की अधिक तीव्र माना जाता है और कम से कम समय के लिए होता है। तीव्र होता है और कम से कम समय के लिए, जबकि विषमता अपेक्षाकृत कम तीव्र होता है पर अधिक समय के लिए। प्राय विषाद के लक्षणों को भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं शारीरिक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रमुख विषादी मनोदशा विकार क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं। प्रमुख विषादी मनोदशा विकार एक बहुत ही आसानी से पहचाने जाने वाला विषादी विकार। विकार के पहले अथवा विकार के दौरान उन्माद या अल्प उन्माद की अवस्था अनुपस्थित रहती है। DSM-5 के अनुसार एक व्यक्ति जो प्रमुख विषाद विकार की घटना का अनुभव करता है उसकी मनोदशा विषादी होती है अथवा उसके जीवन की खुशी और जीवन की क्रियाओं के प्रति रुचि कम से कम 2 सप्ताह के लिए कम हो जाती है। प्रमुख विषाद विकार में एक घटनात्मक विकार अर्थात इसके लक्षण कुछ समय के लिए अनुपस्थित होते हैं, उसके पश्चात व्यक्ति ठीक हो जाता है। बिना उपचार का ये घटनाक्रम जो है 4 से 9 महीने तक बढ़ सकता है। प्राय प्रमुख विषाद विकार में तीव्र विषाद की घटनाओं की पुनरावृत्ति निहित होती है। लगभग 40 से 50% जो लोग हैं वो प्रारंभिक घटना से ग्रसित होकर दूसरे घटनाक्रम का भी अनुभव करते हैं। प्रारंभिक घटनाओं की संख्या के साथ उनकी पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। एकाकी विषादी घटना की पुनरावृत्ति कभी कभी, अतः प्रमुख विषादी विकार के प्रकार तीव्र तथा उनमें विषादी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति
निहित है, जिसमें प्रति व्यक्ति के घटनाक्रम का औसतन संख्या 4 है। DSM-5 में प्रमुख विषाद विकार की घटनाओं में 9 लक्षणों की सूची दी गई है। इसमें से एक व्यक्ति में कम से कम 5 लक्षणों की पहचान होना आवश्यक है, तभी हम उसको प्रमुख विषादी विकार की श्रेणी में रख सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? प्रारंभिक या पहला घटनाक्रम होना होता है, बार बार होने वाला घटनाक्रम होता है, जो कम से कम 2 माह के बीच में ठीक हो जाता है। तीसरा है अत्यधिक तीव्र, यद्यपि ये कम होता है मगर ये कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक का समय लेता है। विषाद के जो लक्षण होते हैं, मैंने बताया 3 तरह के लक्षण, भावनात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक। भावनात्मक में विषाद मनोदशा और खुशी अनुभव करने की अक्षमता ये देखने को मिलती है। शारीरिक लक्षणों में उत्तेजना, मनोपेशीय, दूसरों के द्वारा मदद का देखा जाना, नींद ना आना तो या अधिक नींद आना। तीसरा, बिना चाहे वजन का बढ़ना या कम होना, थकान अथवा ऊर्जा की कमी महसूस होना, ये सब शारीरिक लक्षण। संज्ञानात्मक लक्षणों में अपने को बेकार समझना या अपने को हीन अनुभव करना, सोचने तथा एकाग्रता की योग्यता में उनमें कमी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि मृत्यु का ध्यान आता है, बार बार ध्यान आता है। एक केस के बारे में बात करें। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई भी नाम है, XYZ, मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा में किसी व्यक्ति की जानकारी को गुप्त रखा जाता है। तो ये व्यक्ति XYZ 38 वर्षीय है, एक बेरोजगार व्यक्ति, पिछले कुछ महीनों से अपनी जिंदगी से बहुत कुंठित महसूस करता है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि जब से वो व्यापार में उसको बहुत से रुपयों का नुकसान हुआ है, तब से वो उन लोगों के साथ उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखते हैं। वे अधिकांश समय जो है अकेले कमरे में व्यतीत करता है। उनके माता जी उनको भोजन दे जाती है, परंतु वो खाते नहीं हैं, बल्कि उस भोजन की तरफ देखते ही नहीं। प्रातःकाल घूमने जाना पसंद था, अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद था, पर आगे चलकर ये दोनों काम भी उन्होंने करना बंद कर दिया। प्रारंभ में परिवार के सदस्यों ने समझा कि व्यापार में असफलता होने के कारण ये परेशानियां हैं और जल्दी इससे बाहर आ जाए, परंतु अगले कुछ दिनों तक वो और दुखी रहने लगे। सभी से बात करना उन्होंने बंद कर दिया। वो दोपहर तक सोते थे, उसके बाद भी अधिकांश समय वो अपने बिस्तर पर ही व्यतीत करते थे। इसके बाद एक दिन उनके परिवार के सदस्यों ने पाया कि वो प्रातःकाल खिड़की के पास खड़े होकर बहुत ही अनियंत्रित रूप से रो रहे हैं, सब कुछ समाप्त करना चाह रहे हैं। इसके पश्चात परिवार के सदस्यों ने उनको मनोचिकित्सक के पास ले गए। ये केस है प्रमुख विषादी विकार। अधिकांश समय जो मनोदशा विषादी मनोदशा है, उसमें कोई अस्थायी दुख नहीं जो 1-2 दिन तक रहता है अथवा कुछ दिन के लिए रहता है। सप्ताह में प्रत्येक दिन व्यक्ति निम्न मनोदशा का अनुभव करता है। परेशान था, जैसे कि इस केस स्टडी में दिया था कि परेशान था और वो एक दिन अनियंत्रित रूप से उसने रोना शुरू किया। ऐसे ही प्रसन्नता का भाव भी देखने को मिलता है, इसको अनहेडोनिया कहा जाता है। विषाद की प्रमुख विकार में केवल एक उच्च ऋणात्मकता प्रभाव नहीं, बल्कि निम्न धनात्मकता प्रभाव भी देखा जाता है। वास्तव में अनहेडोनिया अथवा प्रसन्नता की अनुभूति की अक्षमता को प्रमुख विषाद विकार की तीव्रता के रूप में माना जाता है। अपेक्षाकृत दुख में एक व्यक्ति जो बहुत विषाद विकार से ग्रसित होता है, उनकी उन सभी क्रियाकलापों में रुचि समाप्त हो जाती है जिसमें पहले उनकी प्रसन्नता मिलती है, जैसे स्कूल जाना, स्कूल का काम करना, परिवार या मित्रों के साथ रहना, फिल्म देखना, अच्छा भोजन खाना, अपनी रुचि को बनाए रखना। व्यक्ति अपने आप को उन लोगों से और उन क्रियाकलापों से अलग कर लेना शुरू करता है, क्योंकि उसके साथ अधिक समय तक अब उसे आनंद नहीं। ऐसे जिसका मैंने केस भी बताया, प्रातःकाल सैर पर जाता था, बच्चों के साथ समय व्यतीत करता था, मगर उसने दोनों ही काम बंद कर दिए।
मना चालित मंदन अथवा उत्तेजना तथा दूसरों के द्वारा देखा। ऐसा प्रमाण मिला है, ये ज्ञात हुआ है कि जो हेडोनोन एंडोनिया है, उनके साथ दैहिक निष्क्रियता अवस्था होने लगती है। जैसे प्रमुख विषाद विकार में व्यक्ति व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक रूप से अपने को बंद प्रदर्शित करता है। ये धीरेपन की जो अनुभूति है ना, ये दर्शाती है जैसे खड़े होने की ऊर्जा खत्म हो गई है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति पूरे दिन लेटा रहता है, इंटरनेट सर्फिंग, टीवी देखना अथवा अत्यधिक सोना चाहता है। जिस केस की मैंने बात की उसमें प्रत्येक सुबह वो अपने बिस्तर से उठना उसके लिए कठिन हो जाता है। बहुत गंभीर मामलों में ये भी देखा गया है कि लोग इतने सुस्त हो जाते हैं कि वो घंटों तक अपनी मांसपेशियों की गति तक नहीं दे पाते, एकदम निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जबकि कुछ लोग मनाचालित मंदन अनुभव करते हैं, जबकि दूसरों के लिए स्थिर होकर बैठना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि लोग मनाचालित उद्वेलन की अवस्था में जैसे कमरे के अंदर जगह ले लेना चाहते हैं। थकान अथवा ऊर्जा की कमी उनमें देखने को मिलने लगती। एक तीव्र विषाद जो विदलता है, उसमें क्लाइंट और चिकित्सक की बातचीत के बारे में हमको बताते हैं। चिकित्सक ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज के लिए आपकी योजना क्या है? क्लाइंट लंबा सा विराम लेता है, अच्छा, निश्चित नहीं, आज उठ सकते हैं। चिकित्सक, अच्छा ठीक है, आगे क्या, उठने के पश्चात क्या होगा? क्लाइंट, अच्छा, लंबा सा विराम लेगा। चिकित्सक, हाँ हाँ बोलिए। क्लाइंट, मैं नहीं जानता, वास्तव में अभी तुरंत सोना चाहता हूँ। ये नींद ना आना अथवा अत्यधिक सोना, ये चीज ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग थकान, दर्द एवं दुख का अनुभव कर सकते हैं। वे सोने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं और बार बार जाग सकते हैं। वे प्रत्येक सुबह बहुत जल्दी जाग सकते हैं और बिस्तर पर ही तब तक लेटे रहते हैं जब तक कि उठने का उनका समय नहीं हो जाता। इसके विपरीत जो केस था, वो लोग थकान एवं कम ऊर्जा को वो अनुभूति करते हैं, जिसकी वजह से वो अधिक सोते हैं। अधिक सोने की पलायनवादी दृष्टिकोण उनमें देखा जा सकता है और जागने के पश्चात भी अत्यधिक कष्ट की अनुभूति वो करते रहते हैं। इसमें एक लक्षण ये भी आता है कि बिना चाहे अत्यधिक वजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अपने नियंत्रण से परे चीजों के लिए अपने को बेकार और हीन समझना, नियंत्रण से परे का ये हो जाए कि हम किसी परीक्षा में टॉप कर जाएं, पढ़ना आपके हाथ में, टॉप करना आपके हाथ में नहीं। जैसे मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने फॉर्म नहीं भरा, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊँ। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मृत्यु के विचार आने लगते हैं, निराशावादी अनुभूति होने लगती है, आत्महत्या का ध्यान आने लगता है और बहुत बार ये आत्महत्या के प्रयास भी करते हैं। ठीक है, प्रमुख विषादी विकार के लिए जो DSM-5 में जो मानदंड दिए गए हैं, उसमें दो है कि विषादी मनोदशा हो सकती है और खुशी अथवा रुचि की कमी का होना भी देखने को मिल सकता है। इनमें से ये 5 लक्षण कम से कम होने चाहिए। लक्षण में है पहला, जैसे लगभग प्रतिदिन अधिकांश दिन विषादी मनोदशा रहती है, सभी में खुशी अथवा रुचि का कम होना या लगभग सभी चीजों में, दिन के क्रियाकलाप, इन सब चीजों में रुचि खत्म होती है। भोजन पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस अवस्था में वजन का कम होना या वजन का बढ़ना अथवा ये प्रतिदिन जो भूख का बढ़ना या कम होना शामिल होता है। चौथे में आता है दूसरे की प्रक्रिया को कम होना, दूसरे मतलब सोचने समझने, जो संज्ञानात्मक रूप से जिन कार्यों को करते हैं। शारीरिक जो गत्यात्मकता है, जो मूवमेंट है, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। उलझन की अनुभूति होती है, धीमा हो जाता है। पांचवें लक्षण में आता है प्रतिदिन थकान का अनुभव करना, ऊर्जा की कमी। छठे में आता है लगभग प्रतिदिन अनुपयोगी चीजों की अनुभूति होती है, हीनता की अनुभूति। सातवें में आता है लगभग प्रतिदिन सोचना कि ये हमारी योग्यता या एकाग्रता, इन सब की क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। आठवें में आती है मृत्यु के विचार आना, बार बार आत्महत्या का प्रयास या आत्महत्या
विशेष योजना बनाना, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं सतत विषादी विकार, डायस्थीमिया इसको कहते हैं। डायस्थीमिया या सतत विषादी विकार जो है DSM के अनुसार, इसमें बहुत कुछ लक्षण विषादी मनोविकार के भी मिलते हैं, परंतु उनमें दो प्रकार से होती है। प्रथम, डायस्थीमिया जो है उसमें बहुत ही कम लक्षण पाए जाते हैं तथा विषादी की अवस्था लंबे समय तक रहती है, यानी कम लक्षण है मगर लंबे समय तक रहती है। डायस्थीमिया में विषादी मनोदशा अधिक दिनों तक रहती है तथा विषादी की तीव्रता कम से औसत स्तर तक मिलती है। डायस्थीमिया का एक केस हम आपको बताते हैं। फिर आ जाते हैं ABC, एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र हैं जो महाविद्यालय के परामर्शदाता के पास इसलिए गया क्योंकि उसे ऐसा अनुभव किया है कि वो विषाद में से ग्रस्त है। यद्यपि वो कक्षा में अच्छा परिणाम दे रहा है, उसकी शिकायत ये थी कि वो लगातार थकान का अनुभव करता है। थकान की अनुभूति के साथ साथ वो बहुत लंबे समय से निराशावादी और दुखी अनुभव कर रहा है। उसने अपने को मैं अकेला हूँ, मैं स्कूल में कोई मित्र नहीं है, ऐसा उसने अपने को डिस्क्राइब किया, ऐसा वर्णन। वो अनुभव करता है कि कोई भी उसका मित्र बनना नहीं चाहता है क्योंकि वो जो है वो एक अरुचिकर एवं उबाऊ व्यक्ति है। उसने बताया कि उसके माता पिता लगातार लड़ते रहते हैं, उसकी माँ अपने उस झगड़ालू पति से अलग होना चाहती है, अपने पिता से अलग हो, उसके पिता से अलग होना चाहती है, पर ऐसा वो करने में असमर्थ है क्योंकि जो व्यक्ति है ABC, उसको उसकी भविष्य की चिंता है। बहुत जल्दी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये ABC अपने माता पिता से प्यार है। अपने माता पिता के झगड़ालू संबंध की वजह से ABC जो है अपने अंदर बहुत ही हीनता की अनुभूति स्वीकार करता है। ये सोचता है यदि मैं पैदा ना हुआ होता तो मेरे माता पिता का जीवन अच्छा और खुश होता। ठीक है। सतत विषादी विकार में जो उसके जो मानदंड है उसमें ये मिलता है कि अधिकांश दिन के लिए ये विषादी मनोदशा, अधिक दिनों के लिए नहीं, अधिकांश दिनों ये हो सकता है कि दूसरों पर निरीक्षण किया जा रहा है, कम से कम 2 साल तक की उनको मिलता है। विषादी अवस्था में कम से कम 2 लक्षण हमें मिलना चाहिए, जैसे भूख का कम लगना या अधिक लगना, नींद न आना या अधिक सोना, ऊर्जा की कमी या थकान, आत्मसम्मान की कमी, एकाग्रता की कमी या निर्णय न ले पाना, निराशा की अनुभूति। ये तीसरा इसमें आता है 2 वर्ष का समय, 1 वर्ष बचपन अथवा किशोरावस्था में होता है। व्याकुलता पूर्ण रहता है। फिर 2 या 2 माह से अधिक का समय अगर दोनों लक्षण आ और माँ आगे जो सबसे पहले बताया था उनके आधार पर होते हैं तो वो रह सकता है। विषादी जो मानदंड है उनको लगातार 2 साल के लिए उपस्थित हो। जो शारीरिक लक्षण है जैसे नशीली दवाओं का प्रभाव होता है उसके साथ जोड़ा जाए तो जैसे दवाओं का दुरुपयोग करना या दूसरी चिकित्सीय अवस्था में उसको पहुंच जाना। अब द्विविषाद से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उसकी हम बात करते हैं द्विविषाद के बारे में। ये एक विषाद सिंगल डायमेंशन था। अब द्विविषाद में ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उनमें प्रमुख विषाद विकार तथा सतत विषाद विकार दोनों ही लक्षण पाए। प्रारंभिक आयु में पहले कम औसत तीव्रता मिलती है और इस केस में जो हमने डिस्क्राइब किया उसमें पुनः प्रमुख विषाद विकार की एक या एक से अधिक घटना घटित होती है। जिसमें डायस्थीमिया प्रमुख विकार विषाद मिलता है वो हो सकता है कि वो द्विविषाद में परिवर्तित हो। द्विविषाद को समझना कठिन होता है जब तक कि कोई पेशेवर डायस्थीमिया क्लाइंट को कुछ समय तक देख नहीं होता और एक आध बार उससे मिलना, उसको इंटरव्यू करना जरूरी होता है। धीरे धीरे क्लाइंट के लक्षणों में परिवर्तन होता है और एक पेशेवर जो है द्विविषाद को पहचानता है क्योंकि उसका संबंध अपर्याप्त रोग निदान से होता है, अर्थात अपरिवर्तन और पुनरावृत्ति की दर उसमें उच्च स्तर पर मिलती है। विषादी विकारों के लिए अतिरिक्त परिभाषित जो मानदंड है उसमें आता है मनस्तापी लक्षण, व्यथित चिंता, मिश्रित लक्षण, मेलनकोलिका लक्षण, एक विशेष लक्षण मिलता है या कैटाटोनिक लक्षण मिलते हैं। पोस्टमार्टम
मिलता है, मौसमी पैटर्न में होता है। और मनोविकृति लक्षण में हम देख सकते हैं कि जो विषाद विकार है मनोविकृति लक्षण है, उसमें व्यक्ति जो है घटना से मध्य में या उसका वास्तविकता से संबंध, संपर्क या वह व्यामोह या विभ्रम, ये पूरा संपर्क टूट जाता है। विभ्रम व्यामोह वो मनोदशा संगत है जिसमें ऋणात्मक स्वर, व्यक्तिगत अयोग्यता, हीनता, उचित सजा, मृत्यु या रोग का विषय। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आंतरिक अंग पूर्णता खराब, विशेष परिस्थिति में वो तीव्र हो सकता है एवं मनोविकलता का वो प्रारंभ हो सकता है। ये भी संभव हो सकता है कि रोगी को मनोविकलता के प्रारंभिक लक्षण प्रारंभ हो सकते हैं। इस मामले में चिकित्सक जो है वो मनोविकलता भाव का विकार को या संभावित डायस्थीमिया निदान पर विचार कर सकते हैं। व्यथित चिंता लक्षण, व्यक्ति चिंतित लक्षणों की तीव्रता को प्रदर्शित करता है और चिंता विकार के मानक जो चिंता विकार या सहरुग्णता, जो दूसरी तरह की बीमारियां भी अगर हों उनके साथ अगर मेल नहीं खाते, चिंता की उपस्थिति में अधिक तीव्र स्थितियों को प्रदर्शित करता है। आत्महत्या का ध्यान या आत्महत्या की पूर्ण संभावना उसमें देखने को मिलती है। कभी कभी ये दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हैं जिसको हम मिश्रित लक्षण कहते हैं। मेलंकोलिक लक्षण में क्या होता है, ये एक प्रमुख विषादी विकार में लागू होता है। प्रमुख विषादी विकार में जिसमें मेलंकोलिक या उदासी के सारे लक्षण हमें मिलते हैं, उसके साथ साथ क्रियाकलापों या मनचाही घटनाओं में रुचि समाप्त हो जाती है। एक विशेष लक्षण डायस्थीमिया वगैरह के लक्षण भी इसमें मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम प्रारंभिक विशेषता वो है जब पोस्टमार्टम के दौरान या बच्चों के जन्म के 4 सप्ताह के तुरंत बाद महिला एवं उसके परिवार के लिए समझना कठिन हो जाता है कि ये विषाद है कि पोस्टमार्टम विशेषता। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के आने से वे प्रसन्नता की अनुभूति तो करते हैं मगर एक पोस्टमार्टम विषाद भी देखने को मिलता है। मौसमी पैटर्न में आता है कि 2 वर्षों या 2 से अधिक की घटना में हमें समय समय पर जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, ऋतु परिवर्तन हो गया, इन सब वजहों से भी हमें विषादी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब द्विध्रुवीय मनोदशा विकार पर बात करते हैं कि अभी तक जो था वो सब एक ध्रुवीय था। अब द्विध्रुवीय में उन्मादी और अवसादी दोनों ही लक्षण एक साथ दिखने को। जो उन्माद की घटना है, उन्माद एक संवेगात्मक अवस्था है जिसमें अत्यधिक उत्साह होता है, उसमें असामान्य चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, बहुत बढ़ा हुआ लक्षण इसमें रहता है, 4 दिनों तक ऐसा रहता है या बहुत तीव्र होता है अगर उन्हें अस्पताल करने की आवश्यकता नहीं। उन्माद के बाद जो है फिर क्रियात्मकता बढ़ जाती है, अवांछित परिणाम ऐसे देखने को मिलते हैं कि आत्महत्या हो गई या मनोदशा खुश रहने की जगह पर चिड़चिड़ापन आ गया, ये सारी चीजें। इसमें उन्मादी घटना में निदान में महानता देखने को मिलती है, उसमें बढ़ा हुआ आत्मसम्मान प्रदर्शित होता है। उन्हें लगता है कि अनुभव करता है कि बहुत बड़ा आविष्कारक है, उसकी क्षमता है, वो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, वो बहुत बहुत बड़ा रचनाकार है, ये सारी चीज महानता उसमें देखने को मिलती है। नींद की कमी भी देखने को मिलती है, अपेक्षाकृत बहुत बातूनी हो जाता है और बात करने में दबाव बनाना चाहता है। ऐसा ही एक चिकित्सक के साथ एक उन्मादी क्लाइंट की एक बातचीत आपसे साथ बांटते हैं। जैसे चिकित्सक ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं आज के लिए आपकी क्या योजना है? तो क्लाइंट कहता है, हाँ बहुत सारी योजना, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। चिकित्सक, अच्छा ठीक है, क्या आप क्या? तो क्लाइंट बीच में ही रोकता है, ड्राइव करने के लिए जा रहा हूँ, हवाई जहाज में जाने के लिए जा रहा हूँ, बस के लिए जा रहा हूँ, सवारी करने के लिए जा रहा हूँ। चिकित्सक ने जल्दी से कोई एक शब्द पकड़ लिया उसमें, आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्लाइंट, कहीं भी, कभी भी, रोम ग्रीस में जहां भी जाऊं मैं जा सकता हूँ। तो ये आप देखिए विचारों की एक उड़ान है, विचारों में जो उड़ान जो है आत्मगत अनुभव के आधार पर आपको देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वो तेजी से आ रहे हैं। उन्माद से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो जल्दी जल्दी बोलता है, कभी कभी शब्दों में लड़खड़ाहट भी होती है क्योंकि उसके मस्तिष्क में बहुत से विचार बन रहे होते हैं और उन सब को वो प्रदर्शित करना कठिन हो जाता है। ध्यान भंग की योग्यता,
उन्माद में जो व्यक्ति होता है उसका ध्यान आसानी से महत्वहीन या अनुपयोगी उद्दीपकों की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति स्कूल अथवा अन्य कार्य को अच्छे से निष्पादित या परफॉर्म नहीं कर पाता। हालांकि उसके अंदर जो परफॉर्म निष्पादन या क्रियात्मकता है उसकी इच्छा तो होती है। तीसरा एक लक्षण है लक्षणों क्रियाओं में मनाचलित उत्तेजना में वृद्धि हो जाती है। उन्माद से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें लक्ष्य की तरफ सामाजिक कार्य करने की जगह स्कूल अथवा कामुकता प्रदर्शित होने लगती है। वो किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत ही उत्साह दिखाने के साथ शुरू करता है और काम में डूबा रहता है, और दूसरों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्माद ग्रसित व्यक्ति बहुत कुछ पूर्ण करना चाहता है, पर निकट से अगर आप देखने जाएंगे तो अपने कार्यों में बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिलेंगी। उन्माद के लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं, इसमें से कम 1 सप्ताह तक ये सारे लक्षण होने चाहिए। जैसे गर्भ से बढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, आत्मसम्मान या महानता की बातें करता है, नींद की कमी मतलब 3 घंटे के बाद आराम महसूस कर पाता है, 3 घंटे तक बिस्तर पर करवट बदलता है, बहुत अधिक बातूनी हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, विचारों की दौड़ उसमें देखने को मिलती है, जो महत्वहीन या अप्रासंगिक वस्तुएं हैं उन पर बहुत आसानी से ध्यान चला जाता है। ठीक है, एक केस के बारे में बात करते हैं, उन्माद घटना। एक नाम देते हैं, कोई भी एक नाम दे दिया, अंकित दे दिया। ये 40 वर्ष का एक व्यक्ति है जो आपातकालीन विभाग में लाया गया इमरजेंसी में। उसके हाथ, सीने एवं चेहरे पर कट के निशान जो उनको गली में एक व्यक्ति से लड़ाई करने के दौरान लगे। अस्पताल में अंकित के लिए अपने बिस्तर पर अपना भूख कटने लगा। वो वार्ड में दूसरे कमरों में घूमता था, जब वो बिस्तर पे हो तो लगातार बजर बजाता रहता था। वो दूसरे रोगियों, स्टाफ और जो भी मिलने जुलने आने वाले हैं आश्चर्यजनक नई खोजों के बारे में बात करते हैं। उसके परिवार वालों को बुलाया गया। उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि अंकित एक द्विध्रुवीय विकार का इतिहास उसका है। अंकित की पत्नी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसे सोने में कठिनाई हो रही है। उसने द्विध्रुवीय विकार की दवा लेना बंद कर दिया। एक अच्छी मनोदशा में दिखता था और पूरी तरह रात भर जो है लैपटॉप पे काम किया। प्रातःकाल घर से निकलने से पहले अंकित ने अपनी पत्नी को बताया कि वो नौकरी छोड़ने जा रहा है, क्योंकि इस नौकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं और इस नौकरी के लिए उसने अपनी निपुणता को बर्बाद किया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा जल रही है। वो बाजार से अपनी नई खोज के लिए एक लैपटॉप खरीदना चाहता है। जब उसकी पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, क्रोधित हो गया और उसे दूर ढकेलता हुआ घर से निकल गया। जो उन्मादी है वो अपना अनुभव कैसे शेयर करते हैं, मैं इस पे बात करता हूँ। ऐसी अनुभूति होती है, जैसे वो कह रहा है, ऐसी अनुभूति होती है कि मेरा पल्स बहुत तेजी से चल रहा है, पर जब नापा जाता है तो वो 100 बीट्स प्रति मिनट ही निकलता है, जो औसत से थोड़ा अधिक है। मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मैं प्राय जितना सुनता हूँ उससे अधिक सुन सकता हूँ। उसे एक अलार्म घड़ी में एक बजर है, वो एक धागे का सिरा है। मुझे अपने कानों में प्लग लगाने का प्रयास किया और बजट गायब हो गया। मैंने आप देखिए बहुत ही प्रफुल्लित है, बहुत किसी की परवाह नहीं है, इस तरह की अनुभूति उसको देखने में मिलती है। द्विध्रुवीय प्रकार में 3 प्रकार बताए गए हैं, द्विध्रुवीय 1, द्विध्रुवीय 2 एवं चक्र विक्षिप्त विकार। इसमें क्या आता है द्विध्रुवीय के प्रकारों में? द्विध्रुवीय प्रकारों में मनोदशा में जो विचार, उसके कारणात्मक कारक जो इस तरह से हैं। जैविक कारक इसमें देखने को मिलता है। जैविक कारक में आनुवांशिक कारक हैं जो लोगों में प्रथम स्तर से संबंधित होते हैं, जैसे माता पिता हैं, जिसमें 2 से 3% अधिक जो है विषाद या का विकास होने की अपेक्षा ज्यादा है। जैविकीय रिश्तेदारों में गोद लेने वालों में एक ध्रुवीय की संभावना जो है अधिक रहती है, मगर द्विध्रुवीय की। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के ट्रांसमिशन या लीकेज से सम्मिलित सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उसके वजह से भी द्विध्रुवीय
विषाद देखने को मिलता है। फिर तंत्र का तंत्रीय संचारी चीज़ें जो है नेरोटोनिन, डोपामाइन तथा सेरोटोनिन, इन सब के वजह से भी ये विषमता देखने को मिलती है। अंतरास्रावी ग्रंथों या हार्मोन के सेक्रेशंस जैसे कॉर्टिसोल है, जो प्रतिबल हार्मोन इसको कहते हैं, ईसीटी के माध्यम से या व्यायाम उनके माध्यम से भी चीज़ों को बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं नींद एवं जैविक सामंजस्य भी देखने को मिलता है। हार्मोन के साथ जैसे थायराइड है, तेजक हार्मोन है, टीएचएस है, कॉर्टिसोल है, अत्यधिक नींद में जो जागने में हमें मदद करता है। इन सब के विकारों की वजह से भी हमें द्विध्रुवीय मिलता है। सामाजिक कारक है, मनोसामाजिक खतरों के कारण भी हमें ठोस प्रमाण मिलते हैं। जैसे जैविक कारक का खतरा तो ही है, जैसे रूपन तनाव मॉडल के अनुसार जैसे है कि बहुत से अध्ययनों में ये पाया गया है कि जैसे व्यक्ति का खोना है, तो महत्वपूर्ण अंग उससे निकल गया, नौकरी में गंभीर खतरा है, ये सारी जो घटनाएं हैं ये भी कारगर आती है। मनोवैज्ञानिक कारकों में व्यक्ति के शील गुण या स्नायु विकृति से निराशावादी निकलता है, उसमें एक ऋणात्मक मनोदशा देखने को मिलती है जिसमें दुख, हीनता, चिंता, आक्रामकता, ये सब उसमें नहीं है। अंतर्वैयक्तिक कारक पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक गरीबी, सामाजिक सहयोग की कमी, व्यावहारिक या पारिवारिक कलह, माता पिता के अंदर विषाद, इन सब की वजह से या बचपन में माता पिता को खो देना, परिवार का टूटना, शारीरिक या लैंगिक दुर्व्यवहार हुआ है, ध्यान न देना, माता पिता के बच्चे जो हैं विषाद की अवस्था में रहते हैं, ये सारी चीज़ें अंतर्वैयक्तिक समस्याएं जो है मिलके द्विपक्षीय की तरफ लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांतों में व्यक्ति का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जैसे मैं निराशावादी हूँ, मैं पूर्णतः असफल हूँ, इस तरह की सिद्धांत अगर हम अपने आप में कहते हैं तो एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विषाद में देखने को मिलते हैं। मैं सब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ही सामान्य हूँ, मेरे पास कोई काम करने का अच्छा जरिया नहीं है, ये है। दूसरा सिद्धांत था असहाय सिद्धांत। असहाय सिद्धांत में होता है कि मैं पूरी तरह से असहाय हूँ, परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। इन सब के विचारों की वजह से भी हमें द्विपक्षीय देखने को मिलता है। निराशा सिद्धांत, जिसमें बहुत ही ज्यादा निराशावादी आरोपण शैली होती है, एक से अधिक अनियंत्रित नकारात्मक घटनाएं जीवन में मिलती हैं, शैक्षिक असफलता है, जीवन में जो है विषाद के बहुत सारे पर्याप्त कारण नहीं है मगर फिर भी विषाद अनुभव होता है, इन सब की वजह से भी हो सकता है। एक केस अध्ययन देते हैं, ये एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा है, उसने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और हमेशा से मनोविज्ञान विषय पढ़ना चाहती है। वो परीक्षा में उसने 93% उत्कृष्टता के साथ सुनिश्चित किया था। मनोविज्ञान की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय किसी अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया। उसकी बड़ी बहन जो है वो एक सफल मनोवैज्ञानिक थी और उसकी इच्छा थी कि उसी के पद चिन्हों का वो अनुसरण करे। एक बच्चे के रूप में उसने ये अनुभव किया कि उसके सामने समान ही प्रदर्शन करना है और उसे भी वही प्यार और लगाव माता पिता से मिल सके जो उसकी बुद्धिमान बड़ी बहन को प्राप्त हुआ। वो एक बहुत ही अपमानित धक्का प्राप्त करने के छोर पर थी क्योंकि वो कॉलेज में बहुप्रतीक्षित प्रवेश पा सकने में असफल हुई। उसके माता पिता ने उसे किसी दूसरे कोर्स में दूसरे कॉलेज में दे दिया। उसने भरे मन से जो है वैज्ञानिक बनने का सपना छोड़ दिया और समाज शास्त्र का अध्ययन करने लगा। दूसरे सेमेस्टर के प्रारंभ में जो है उसमें थकान और असंतुष्टि का अनुभव होने लगा।
लगातार वो अध्ययनों में उसकी एकाग्रता कम होने लगी और प्रथम सेमेस्टर के जो परिणाम थे बहुत उत्साहपूर्ण नहीं। पूरे जीवन में उसने कभी भी 80% से कम अंक प्राप्त नहीं किए थे, मगर कॉलेज में आते ही आते उसके मार्क्स कम हो गए। धीरे धीरे चीज़ें जो है, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी, मैं हारी हूँ, मैं हमेशा हारूंगी, मैं कभी भी मनोविज्ञान में करियर नहीं बना सकती जो मेरा सपना था। इस तरह की चीज़ें करते 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 वो एक अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच गई। मुझे क्या करना है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों में उलझ। इसमें अब अगर देखें नताशा के, उसमें तो असहाय सिद्धांत है, निराशा सिद्धांत के आधार पर इसके व्यवहारों को हम इंगित कर सकते हैं। अब द्विपक्षीय मनोविकार विकार के जो कारणात्मक कारण है, उसमें भी जैविक कारण, आनुवांशिक कारक को लिया जा सकता है, तंत्रिकीय रासायनिक कारक भी लिए जा सकते हैं, हार्मोनल कारक भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैविक प्रक्रिया के जो सामंजस्य है वो कारक हैं। मनोसामाजिक कारकों में हमारा रहन सहन, ये सारी चीजें आती हैं। मनोदशा विकार में एक और महत्वपूर्ण है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। हम सबके जो सामाजिक सांस्कृतिक चीजें हैं वो सब विभिन्न विभिन्न। जैसे जापान की संस्कृति में जो है विषाद का दर कम है, और जबकि मनोवैज्ञानिक लक्षण नहीं देखे जा सकते। उसके स्थान पर जो काइट है, वीरस लक्षण है, खिंचाव या दर्द, ऊर्जा की कमी, नींद न आना, ये सब देखने को मिलता है। तो भिन्न भिन्न मनोसामाजिक सांस्कृतिक इसमें अलग अलग हमें देखने को मिलता है। अब मनोदशा का उपचार कैसे करें? जैविक कारकों में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, ECT का हस्तक्षेप, जो वैद्य अक्षीय चिकित्सा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेरोटोनिन, नोराफाइन, डोपामाइन, ये सारी चीजें दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। वैद्योपेक्षीय चिकित्सा, जैसे कि बताया, मनोचिकित्सा में CBT है, संज्ञानात्मक चिकित्सा है, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दो ही तरह से। अब हम बात करते हैं आत्महत्या। आत्महत्या मनोदशा विकारों का सबसे दुखद और गंभीर पक्ष है। कम से कम 90% लोग जो हैं वो आत्महत्या करते हैं। उन्हें आत्महत्या के समय मानसिक विकार होता है। प्रारंभ में आत्महत्या का प्रयास जो है 25 से 44 साल की आयु के मध्य में पाया जाता था, परंतु पिछले जो विगत वर्षों में है उसमें देखा गया है कि सभी आयु समूह में आत्महत्या बढ़ गया है। आत्मघाती लक्षण में जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा विचार होता है, मिले जुले भाव देखने को मिलता है, कैसे लोग मरना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी मरने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी इकाई 5 में जाते हैं, जिसमें मनोविकलता, वर्णक्रम और मनोविकृत विकार के बारे में बताया गया है। इस विकार में जो सकारात्मक लक्षण है वो मुख्य तौर पर दो होते हैं, व्यामोह और विक्रम। व्यामोह में होता है कि हमें हमारा जो प्रत्यक्षीकरण है वो फॉल्स प्रत्यक्षीकरण, मैंने प्रत्यक्षीकरण के जो उद्दीपन है उसकी अनुपस्थिति में भी हमें उद्दीपन का प्रत्यक्षीकरण होता है। ये चीज जो है हमें व्यामोह में देखने को मिलती है। विभ्रम में होता है कि हमें ऐसे विचार आते हैं कि हम कुछ देवी हैं, हम कुछ महान व्यक्ति हैं, इस तरह के विचारों से आधारित होती है। कैप्लिन और ह्यूब्रेट ब्लूडर ने इस पे काम किया है और इनकी बहुत बेहतर बुक है। DSM-5 में जो इसके मानदंड दिए गए हैं, इसमें से व्यामोह, विक्रम या असंगठित वाणी, अत्यधिक असंगठित तथा कैटाटोनिक व्यवहार देखने को मिलता है। नकारात्मक लक्षण जैसे संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति है वो एकदम कम हो जाती है। सामाजिक व्यावसायिक निष्क्रियता देखने को मिलती है। अंतर्वैयक्तिक जो व्यक्तिगत संबंध है उसमें कमी देखने को मिलती है। मादक द्रव्यों का प्रयोग देखने को मिलता है। एक मनोविकलता का केस है, जॉन फॉक्स जूनियर ने 1994 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता,
पर अपने अधिकांश जीवन में वो मनोविकलता के रोग से लड़ता है। उसके जीवन एवं संघर्ष पर आधारित जो एक फिल्म भी बनी है, आ ब्यूटीफुल माइंड, जो ऑस्कर में पुरस्कृत है, उसको आप देख सकते हैं। उसकी पूरी जीवन मनोविकलता पर आधारित है। व्यायामों में प्रकार में दंडात्मक व्यायामों एक प्रकार देखने को मिलता है। इसमें अतार्किक व्यायामों, जो दंडात्मक व्यायामों है वो निश्चित और अतार्किक होता है, किसी प्रकार से परेशान कर रहा है, जैसे कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इस तरह की चीजें। नियंत्रित व्यायामों में अतार्किक विश्वास नहीं होता है, इसमें होता है कि बाहरी एजेंसी के द्वारा उसमें नियंत्रित किया जा रहा है, इसे नियंत्रित व्यायामों की संज्ञा दी। फिर बड़प्पन का व्यायाम हो कि उसमें बहुत महान शक्ति है, उसमें बहुत ज्ञान है, उसकी बहुत बड़ी पहचान है, देवत्व है, इस तरह का व्यायाम होता है। फिर दैहिक व्यायामों में आता है कि विश्वास होता है कि उसके शरीर में बाहरी स्रोतों से नकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति को विश्वास था कि उसका बायां पैर जो है मुड़ा हुआ है, उसके विपरीत जब उसके चिकित्सा परिवार के लोग उसे समझाने लगे तो वो नहीं समझने का प्रयास किया। विभ्रम में जैसे कहा कि कुछ दृश्य अनुभव करते हैं, जैसे उसने हमारा नाम लेके पुकारा या कोई चलती हुई वस्तु दिखाई देती है, ये विभ्रम होता है। ये संज्ञानात्मक प्रत्यक्षीकरण पे हमें देखने को मिलती है। जैसे लक्षणों की अगर हम बात करें तो सकारात्मक लक्षण में व्यायाम और विभ्रम देखने को मिलता है। नकारात्मक लक्षण में इच्छा शक्ति बहुत कम हो जाती है, वाक अयोग्यता, बोलने जानने की क्षमता कम हो जाती है, असामाजिक हो जाता है, भाव शून्यता रहती है, इमोशन संवेगों का भरपूर प्रत्यक्षीकरण और संचारण नहीं हो पाता है, सुख दुख का भाव नहीं उसे अनुभव होता है। विघटित लक्षण में क्या होता है, विघटित भाषण होता है, विघटित प्रभाव है, विघटित व्यवहार देखने को हमें मिलता है। जैसे असंगठित वाणी का एक उदाहरण हम देंगे तो जैसे कमजोर साहचर्य है, मेरी बिल्ली मोटी है, मैं बंदर के सूट को पसंद करता हूँ। उसने कहा वो कौन नाई है जो बाल काटने के ब्लेड में जहाज को साफ कर देता है, नाई को घर में न जाने दे, वो बुरी चीजों को लाएगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, ध्वजारोहण आपके घर पर होगा, प्रत्येक महिला गाना गाएगी, मेरी बहन को मारना है, ये कहना बंद करो, ये अच्छा है, आज सुपरमार्केट अच्छा है, मैं उसे बुलाऊंगी, वो पृथ्वी पर डांस करेगा। मैंने आप देखिए इसमें कोई भी लिंक, एक शब्द से दूसरे शब्द, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कोई भी लिंक नहीं है, असंगठित है। ठीक है, जैसे कुछ नए नए शब्दों का निर्माण करना, जैसे मेमम्बक्स, पॉसिटी, ल्यूटेनम, अमोरा, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जो असंगठित जो प्रभाव है व्यवहार में भी देखने को मिलता है। विसंगठित व्यवहार में एक ये कैटाटोनिक या क्रियात्मक अक्रियशीलता देखने को मिलती है। ये मनोविक्षिप्तता विकलता में इसके प्रकारों में अगर देखें तो व्यामोही मनोविकलता एक प्रकार है, विसंगठित मनोविकलता एक प्रकार है, और कैटाटोनिक मनोविकलता एक प्रकार है, अविभाजित अविभेदित प्रकार है, अवशिष्ट प्रकार है। कुछ अन्य प्रकार के मनोविकृति विकार हैं, जैसे मनोविकलता प्रकार विकार, इसमें जो है व्यामोह, विभ्रम, असंगठित व्यवहार, कैटाटोनिक व्यवहार, नकारात्मक लक्षण, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मनोविकलता जो भावनात्मक विकार है, उसमें बीमारी का बिना रुकावट जिस समय हुआ है, उस दौरान अवसाद का एपिसोड था, उन्माद का एपिसोड या मिश्रित एपिसोड देखने को मिलता था। ये सारी चीजों के आधार पर निर्धारित करते हैं। मनोविकलता के जैविकीय कारण में आनुवंशिक कारण हमें देखने को मिलते हैं, पारिवारिक अध्ययन देखने को मिलते हैं। जुड़वा अध्ययनों पर हुआ है कि उसमें 48% जो मनोविकलता में अगर एक को है तो दूसरे को भी
उसमें देखने को मिलती है। जबकि जो असामान्य जुड़वाएं होती हैं उनमें ये दर जो है सिर्फ 17% ही है। मैंने मोनोजाइगोटिक या जाइगोटिक्स के अध्ययन के आधार पर ये निकला है। दत्तक अध्ययन में देखा गया है कि जो उसमें तर्क संगत जुड़वा जो मोनोजाइगोटिक जुड़वाएं होती हैं उनमें भी मनोविद्वता के 16.6% जैसे 17% देखने को मिलता है। आनुवांशिक कारण होते हैं। आनुवांशिक कारणों के अलावा जो है जन्म पूर्व प्रभाव में जन्म होने से पहले माता के गर्भ में अगर इस तरह की या प्रसव के दौरान कुछ चीजें हुई हैं उसका भी प्रभाव जो है मनोविद्वता में देखने को मिलता है। विषाणु जनित संक्रमण अगर हुआ है तो उसकी वजह से भी मनोविद्वता देखने को हमें मिलती है। तंत्रिका तंत्र के विकास के समय अगर कुछ विक्षिप्तता हुई है तो उसका भी आधार देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारक भी इसमें है। अंतर्वैयक्तिक सक्षम जो संबंध है वो भी एक कारक है कि संवेगों का हमेशा उच्च प्रदर्शन या संवेगों का निम्न प्रदर्शन भी इसका कारक बनता है। कैनबिस का दुरुपयोग, ड्रग्स वगैरह का दुरुपयोग उसकी वजह से भी मनोविद्वता देखने को मिलती है। उपचार में जैविकीय उपचार, जिसमें जैविकीय उपचार में मनोविकृति विरोधी दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मनोसामाजिक उपचार का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं दैहिक लक्षण एवं संबंधित विकार। दैहिक लक्षण में आ जाएगा कि अधिकतर व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है भले ही वो बीमार ना हो या हो तो उसके स्वास्थ्य या शरीर की चिंता उसको होती है। कुछ मामलों में हमें इतना देखने को मिलता है ये जीवन के बहुत ही अनुकूल नहीं। दैहिक लक्षणों के संबंध में जैसे हमें लगता है कि लक्षण आ रहे हैं, जैसे दुखी है, इसके कारण दैनिक जीवन में कामकाज जो है देखने को कम मिलता है। जैसे एक केस स्टडी लेते हैं, रेखा नाम ले लेते हैं इसका। एक 20 वर्षीय महिला है जो अपने बाथरूम में गिरने के कारण गंभीर पीठ दर्द के बारे में बताती है। उसके जब जांच किया गया तो डॉक्टर ने उससे दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ दी। 2 महीने के बाद ये दर्द खत्म हो गया, जबकि रेखा के पेट दर्द, उल्टी और अनियंत्रित दर्द की शिकायतों का विकास शुरू हुआ। उसके पूरे शरीर की जांच की गई, हालांकि उसके सभी परीक्षण सामान्य थे। इसके बाद भी गैस्ट्रोएंटेस्टाइनोलॉजिस्ट के पास, जो पेट का डॉक्टर होता है उसके पास भेजा गया। उसने एंडोस्कोपी की, वो भी सामान्य है। पेट दर्द, उल्टी या अनियंत्रित दस्तों का कोई कारण उसको नहीं मिला। डॉक्टर ने उसे वापस भेज दिया, लेकिन रेखा दूसरे डॉक्टरों के पास गई और दोबारा सारे परीक्षण कराए। उसने अपने लक्षणों को गंभीरता और तीव्रता का रिकॉर्ड रखने के लिए डायरी भी बनाई। पेट दर्द, उल्टी के लिए फिर कई डॉक्टरों से मिली और उसका सिर्फ आना और जाना होता। इसमें से एक दौरे में जब डॉक्टर से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी तो रेखा को अत्यधिक चिंता का अनुभव हुआ और तब डॉक्टर ने उसे चिंता विरोधी दवाइयाँ दी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसके लक्षणों के लिए उसकी चिंता के कारण उसे कॉलेज में प्रदर्शन करना कठिन हो रहा है। इन लक्षणों का अनुभव जो है 1 वर्ष से अधिक हुआ। बीमारी चिंता जो कारक है उसमें नैदानिक स्वरूप देखने को मिलता है हमें। जैसे एक केस स्टडी है कि ऋषि नाम ले लेते हैं इस बार, 45 वर्षीय एक पुरुष है, इंजीनियर है, जो कैंसर के विषय में इंटरनेट पर उसने बहुत सारी जानकारियाँ न्यूरोलॉजिस्ट को बताई। उसका कहना है कि उसे पता है कि उसके मस्तिष्क में कैंसर। जब उनसे पूछा गया कि इस चिंता ने उसे कब से परेशान कर रखा तो कहने लगा, वर्षों से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सिर में ट्यूमर बढ़ रहा है। जब प्रासंगिक लक्षणों के बारे में पूछा गया तो थोड़े अस्पष्ट थे। उसने कहा मुझे यहाँ कुछ दर्द या दबाव होता है, जबकि उसने अपने सिर के बाईं ओर इशारा किया, लेकिन यहाँ हर समय नहीं। डॉक्टर ने उसके साथ उसकी पिछली मुलाकातों के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैंने कुछ परीक्षण कराए हैं, जैसे MRI है, CT स्कैन है,
लेकिन डॉक्टर इससे कुछ पता नहीं करता। उसने स्वीकार किया कि परिणामों के बाद भी उसे राहत महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ सप्ताह के बाद फिर से वो बेचैन। उन्होंने कुछ छोड़ दिया होगा ये सोच कर उसने दूसरा एमआरआई करवाया। ऋषि जो है इस वक्त चिंतित और चिड़चिड़ा हो गया। जब उसने डॉक्टर को बताया कि उसके हाल ही में अधिकांश परीक्षण किए हैं और एक एमआरआई की और आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को कहते हुए उसने समाप्त कर दिया कि एक अन्य डॉक्टर को ढूंढेगा और उससे बात करेगा और उससे समझेगा कि उसको क्या हुआ है। यह है बीमारी चिंता विकार का एक केस। कारक में अवधारणात्मक पक्षपात देखने को मिलता है। जैसे रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें लक्षणों की अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, जैसे उन्हें लगता है ये बीमारी उनके साथ ही है, अवधान उसमें हमेशा उनका टेंशन रहता है। दोषपूर्ण धारणाएं जो होती हैं वो बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं कि एक व्यक्ति निरर्थक विश्वास करता है कि शारीरिक परिवर्तन आमतौर पर एक गंभीर बीमारी है। स्वस्थ होने का अर्थ है कि उसे पूरे लक्षणों से मुक्त होना होता है। यदि आप अभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो बहुत देर होगी। ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है, जो इसको दोषपूर्ण धारणाओं का सक्रियकरण कहते हैं। गलत प्रत्यक्षीकरण में विश्वास होता है कि रोग के सामने उसकी क्षमता काफी कम है, वो कमजोर है, वो रोग के साथ लड़ नहीं पाएगा। शारीरिक परिवर्तन है, व्यवहारिक प्रक्रियाएं उनका परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके उपचार में जो पेशेवर डॉक्टर हैं उनकी दवाइयाँ काम करती हैं, दवाइयों के साथ साथ मनोचिकित्सा भी काम करती है। अब आता है रूपांतरण विकार। रूपांतरण विकार में क्या होता है कि अचेतन द्वंद्व शुरू होता है, फिर चिंता में परिवर्तित होता है और चिंता का रूपांतरण होकर वो शारीरिक लक्षण में कन्वर्ट होता है। फ्रॉइड ने ये स्थिति बताई। इसके बाद एक केस का वो करते हैं जिसने कार्यात्मक स्नायु लक्षण के विकार देखने को मिलता है। 23 वर्षीय एक नैना को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। उसने बताया कि काम के दौरान कुछ सेकंड के लिए वो अचानक बेहोश हो गई थी। उसने कहा कि जब वो जागी तो उसकी दृष्टि धुंधली तथा दोनों आंखों में दृष्टि की क्षति विकसित हुई। उसने जो बायां पैर था उसमें कमजोरी के कारण खड़े होने में असमर्थता बताई। जब वे आपातकालीन विभाग में थी तो रोगी ने यह भी बताया कि सिर्फ उसे छाया दिखाई दे रही। उसने ये बताया कि आमतौर पर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी कोई महत्वपूर्ण चिकित्सकीय स्थिति या कोई चिरकालिक चिकित्सकीय स्थिति या सर्जरी का इतिहास नहीं। इस बात की पुष्टि जो है उसकी माँ ने भी की। उसने किसी मानसिक स्वास्थ्य इतिहास या तनावपूर्ण बचपन का अनुभव भी कोई इतिहास या दुरुपयोग की अपेक्षा नहीं है, ये भी उसकी माँ ने बताया। नैना की माँ ने ये भी बताया कि उसकी बेटी पिछले कुछ वर्षों से काफी तनाव में थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई ठीक से ना होने के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। वो और पढ़ना चाहती थी लेकिन उस समय उसके माँ बाप ने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। उसकी शादी बेहद तनावपूर्ण थी। उसका पति अक्सर नशे में होता था और उसका अपमान करता था। उसने शादी के 1 वर्ष बाद अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस आया। काफ़ी वित्तीय जो इकोनॉमिक कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करने के बाद नैना को आखिरकार नौकरी मिल गई, लेकिन अब भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। धीरे धीरे इसकी श्रृंखला जो है बढ़ती गई। या हाथ की गतियां, उंगलियों की गति जो गिनती है वो उसमें भी तीक्ष्णता नहीं थी। वो बिस्तर पर अपने बाएं पैर को उठाने की भी थोड़ी परेशानी महसूस होती थी। तो ये एक केस स्टडी है जो दैहिक लक्षण देखने को मिलता है। इसके कारणात्मक कारक जो हैं वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। दमन की जो स्थिति होती है जिसके परिणाम स्वरूप चिंता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम दमन कर देते हैं। फिर वो दमनित जो चिंताएं हैं वो लक्षणों के रूपांतरण में जाती है, चिंता के प्रारंभिक लक्षण बढ़ाती है। फिर वो लक्षण जो है फिर शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसको उपचार में जो है व्यवहारात्मक संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक कार्यक्रम या CBT जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सकीय स्थितियों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें तथ्यात्मक कारक हैं,
रोग का बहाना या मिथ्या के बीच में उनको अंतर करना सिखाना है, ये अवेयरनेस करना सिखाना है, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं भोजन विकार में। भोजन विकार जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक वजन उसका कम हो जाता है, बहुत पतला दिखाई देने लगता है, इसको एनोरेक्सिक्स कहते हैं। मैंने खाने पीने, हम जब भी खाना पीना खाते हैं तो हमें पता होता है कि कितना खाना है, उसके बाद रुक जाना है, मगर इन व्यक्तियों को वजन की चिंता होती है, शरीर के प्रति इनका संतोष होता है, जिसको बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। भोजन विकार में DSM-4 में विकारों के एक अलग समूह दिया गया था। DSM-5 में भोजन विकार के 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। भोजन विकार में अगर इसका वर्गीकरण करें तो बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और अत्यधिक भोजन विकार, 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें नैदानिक स्वरूप में सामान्य से बहुत अधिक भोजन करना या जल्दी जल्दी खाना या पूर्ण असहज होकर खाना खाना, शारीरिक भूख न होने के बावजूद भी खाना खाना, या अकेले खाना, शर्मिंदगी महसूस करना, ये सारे चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। एक केस से राजकुमारी डायना ने खुलासा किया था कि बुलिमिया नर्वोसा इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स के साथ सगाई के 1 हफ्ते बाद शुरू हो गया था। ठीक है, ये केस है राजकुमारी डायना का। DSM-5 में बार बार खाने की आवृत्ति, खाने की ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे वजन में वृद्धि को रोकने के लिए बार बार अनुचित प्रतिपूरक व्यवहार, जैसे स्वयं उल्टी कर लेना, जुलाब लागना, ऐसी चीज़ें वो लोग करते हैं भोजन में। एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी नैदानिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसमें अनुष्का नाम की एक चुलबुली बच्ची का एक केस दिया हुआ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ मोटा होने के लिए उसे चिड़चिड़ा महसूस होता था। जब वो 9वीं कक्षा में थी, उसने एक अंकल से उसके शरीर के वजन और आकार के बारे में कुछ टिप्पणी की, तुम इतनी मोटी क्यों हो, कौन तुमसे शादी करेगा, कुछ वजन कम करो। उसके बाद उसने अपने शरीर के वजन आकार के असंतुष्ट रहने लगी। असंतुष्टता के आधार पर फिर ये भोजन विकार उसमें विकसित हो गया। तो इस भोजन विकार में मनोवैज्ञानिक उपचार सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, जिसमें उसके आत्मसम्मान को विकसित करना, इस औषधीय उपचार भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं, चित्रों के आधार पर आप देख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें 4 चीज़ों पर बात की है। पहला जो है विषादी, फिर सिज़ोफ्रेनिया मनोविक्षिप्तता पर, फिर शरीर विज्ञान और शारीरिक जो बीमारियां हैं उनसे, और भोजन के आधार पर हमने इसकी बात की। ये हमारा पूरा जो है खंड 2 है, जिसमें यूनिट 4, 5, 6, 7 को हमने इसमें कवर किया। आज के लिए यही विराम करते हैं। नमस्कार।